हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो ऐतिहासिक शासकों की हमने सीरीज प्रारंभ की है उसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि नंद वंश के शासक महापद्म नंद के बारे में, और आज नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा होगा। चूँकि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में नंद वंश एक महान साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, और नंद वंश के शासकों ने पहली बार जो है मगध पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि नंद वंश के शासकों के बारे में या नंद वंश के बारे में इतिहास में बहुत कम पढ़ने को मिलता है, या बहुत कम जो है प्रमाण या साक्ष्य जो है इतिहास इससे संबंधित उपलब्ध हैं, जिससे हमें उसके नंद वंश के बारे में जानकारी बहुत कम प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी हमने कई जगह से कलेक्ट किया है, और कलेक्ट करके मैं आप लोगों के सामने जो है उपस्थित हुआ हूँ। इसके आधार पर जो है हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि नंद वंश जो था, नंद वंश का शासक महापद्म नंद, आपने इसका मूल्यांकन तो किया होगा। यह एक ऐसा शासक था जिसने एक छत्र शासन स्थापित करते हुए एकराट की उपाधि धारण की थी। तो आज हम नंद वंश के शासक महापद्म नंद की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग घनानंद की बात करेंगे। आज हम किसकी बात करेंगे? घनानंद की बात करेंगे। घनानंद जिसे यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज कहा जाता है, घनानंद जिसे यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज कहा जाता है। अग्रमीज का मतलब होता है अग्रसेन, और अग्रसेन जो है वो महापद्म नंद को कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि घनानंद जो था वह महापद्म नंद का पुत्र था, जबकि कई ऐसे ग्रंथों में ये देखने को मिलता है कि घनानंद जो था वो महापद्म नंद का भाई था। चूँकि महापद्म नंद के 9 पुत्र थे, जिन्हें नौनंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका 9वां पुत्र जो था वह धनानंद था। और कहा जाता है कि धनानंद जो है इसे धन से बहुत ज़्यादा प्रेम था, जिसके आधार पर इसे धनानंद अथवा धान्यनंद भी कहा जाता है। कर्टियस के अनुसार अगर आप देखेंगे तो घनानंद जो था इसके पास 99 करोड़, इसके पास जो है 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ थी, 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ थी। और कहा जाता है कि इसने अपने राजस्व को भरने के लिए हर वस्तु पर टैक्स लगा रखा था। यहाँ तक कि जानवरों की खाल पर भी इसने टैक्स लगा दिया था, वृक्षों की छाल पर भी इसने टैक्स लगा दिया था। यहाँ तक कि जो खाने होती थी, खानों पर भी इसने टैक्स लगा दिया था। और यहाँ तक कि इसने शमशान घाट पर भी टैक्स लगा दिया था, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से जनता में नंद वंश की छवि जो है एकदम खराब हो चुकी थी। जनता के मन में कहीं न कहीं इनके प्रति आक्रोश की भावना थी। और नंद वंश के शासकों के पास, घनानंद के पास एक विशाल सेना थी। घनानंद के पास एक विशाल चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें घोड़े, हाथी, पैदल, रथ सभी थे। घनानंद के पास 2 लाख की विशाल सेना थी। घनानंद के पास कर्टियस के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसके पास 2 लाख की विशाल सेना थी, पैदल सेना थी, 20,000 अश्वरोही थे, 2,000 रथ तथा 3,000 जो थे इसके पास हाथी सैनिक थे। इतनी विशाल सेना किसी भी विरोधी शत्रु को भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। चूँकि सिकंदर का समकालीन जो भारत का शासक था वह घनानंद था। भारत का शासक कौन था? तो वह घनानंद था। और यही वजह है चूँकि सिकंदर की सेना जब पौरस या पुरु से संघर्ष हुआ था तो सिकंदर की सेना को पुरु ने नाको चने चबा दिया था। इस आधार पर चूँकि सिकंदर को भी पता था कि भारत में एक ऐसा शासक है जिसके पास इतनी विशाल सेना है कि वह हमारे सैनिकों को रौंदने में उसको समय नहीं लगेगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो है उसके सैनिकों की नींदें उड़ गई थी। घनानंद के इतनी विशाल सेना के बारे में सुन करके जो है सिकंदर की नींदें उड़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दी। और कई ऐसे ग्रंथों में मिलता है कि घनानंद पश्चिम एशिया के आंतरिक विवाद को भी सुलझाने की क्षमता रखता था।
पश्चिम एशिया के विवाद को भी सुलझाने की घनानंद क्षमता रखता था, जिसकी वजह से जो है इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह समकालीन कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा। लेकिन विनाशकारी विपरीत बुद्धि, यह कहीं न कहीं जो है घनानंद को विरासत में इतना बड़ा साम्राज्य मिला था, घनानंद को विरासत में इतना बड़ा साम्राज्य मिला था, फिर भी वह जनता के विश्वास को प्राप्त नहीं कर सका, जनता के जनमत को प्राप्त करने में यह असफल रहा। और कारण ये हुआ कि जनता में इसकी लोकप्रियता एकदम धूमिल हो चुकी थी। एक बार जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर से मिला था पंजाब के आसपास जो है, तो उसने किस तरह से सिकंदर से बताया था कि उसकी जनता में जो है अलोकप्रियता कितनी है। इसकी सबसे बड़ी मूर्खता जो है इसने यह किया कि तत्कालीन ब्राह्मण चाणक्य को इसने जो है अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। चाणक्य को इसने जो है अपमानित करके दरबार से निकाल दिया, जो कि इसके सबसे कालांतर में इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और फलस्वरूप चाणक्य ने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक मैं समूल नंद वंश को उखाड़ कर फेंक नहीं दूंगा, जब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा अथवा अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। और फलस्वरूप उन्होंने घनानंद के विरोध में उसने एक ऐसा फौलाद तैयार किया जिसने समूल नंद वंश को उखाड़ फेंका। और अब जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में शूद्रों के उत्कर्ष का ये काल माना जाता है, नंद वंश का। चूँकि आप जानते हैं कि नंद वंश के शासक जो थे यह नाई जाति के थे, और फलस्वरूप यहाँ पर जो है शूद्रों के उत्कर्ष का काल देखा जाता है। अगर आप देखेंगे घनानंद के साम्राज्य की सीमाएं अगर आप देखेंगे तो पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में सिंधु नदी तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक पूरा एक छत्र शासन स्थापित था। यहाँ तक कि उड़ीसा का कलिंग शासक भी, उड़ीसा का जो है कलिंग राज्य, वो भी जो है नंद वंश के अंतर्गत ही वो भी आता था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो किस तरह से कहा जाता है, कई जगहों पर ये कहा जाता है कि घनानंद तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था, लेकिन ये गलत है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी एक डाकुओं, लुटेरों तथा यहाँ तक कि कश्मीर का शासक जो था प्रवर्तक जिसे पुरु के नाम से जाना जाता है, उसने भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था नंदवंश के पतन के बाद। नंदवंश के पतन में जो है उसने भी अपना सहयोग दिया था। इस तरह से नंदवंश का विनाश होता है और फलस्वरूप 323 बीसी में मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसे इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है, जिसने एक अखंड भारत की स्थापना कर मौर्य एम्पायर की स्थापना की। और फलस्वरूप जो इसी के साथ मगध पर नंद वंश का शासन समाप्त होता है। कहा जाता है कि घनानंद जो था इसने एक विशाल जो है राशि इसने गंगा नदी के बाढ़ में जो है इसने छुपा दिया था। इसने जो है छुपा दिया था। इस तरह से एक अत्याचारी तथा क्रूर शासक का शासन समाप्त हुआ। इसी के साथ जो है हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।